हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और आपके जो एग्जाम है वो भी अच्छे से जा रहे होंगे। जो एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, जिसका भी एग्जाम हो गया है उसको बेस्ट ऑफ लक के, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसका नंबर आ जाए एसएससी जीडी में। और जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है उसको बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम भी उसका अच्छा जाए और उसको जीडी में नंबर भी आ जाए। ठीक है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो। ठीक है, जो आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो सब अपना जो फाइनल लिस्ट, फाइनल कट ऑफ लिस्ट आती है ना, पीडीएफ जो आती है फाइनल वाली, उसमें आप सबका नाम आप देख पाए। ठीक है, और अगर नहीं भी आता है इसमें नाम तो निराश नहीं होना है आपको, क्योंकि अब 2023 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। ठीक है, कोशिश करिए कि 2023 की जो भर्ती आने वाली है ना, इसमें आपका नंबर जरूर आ जाए। किसी ना किसी भर्ती में आपको इतनी मेहनत करनी है, 2023 खत्म होने तक आपके हाथ में एक ना एक जॉब होनी चाहिए। ठीक है, 2023 में बहुत सारी भर्तियां क्यों आएंगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इसलिए आप समझ लिए इस साल बहुत सारी भर्तियां आने वाली है 2023 में। और वैसे भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 10 लाख भर्तियां लाने का वादा भी किया था। ठीक है, वही जो है इसी साल में वो सब भर्तियां आएंगी। ठीक है ना, तो दो मैंने आपको पॉइंट दे दिए, दो भर्तियां क्यों आएंगी। एक तो पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने वादा भी किया है, और दूसरा आपके पास इलेक्शन भी आने वाले हैं। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए इस 2023 में, और एक जॉब आपके हाथ में इस साल को खत्म होते होते आ जानी चाहिए, इतनी मेहनत कर दीजिए। ठीक है, एक साल की बात है, अच्छे से मेहनत कर दीजिए, पता नहीं इसके बाद ऐसा मौका कम मिले। ठीक है, वैसे भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सब और एसएससी की बहुत सारी भर्तियां तो आनी भी शुरू हो गई हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि आप जो है एक ना एक भर्ती इस साल में ले लें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो सुबह 8 बजे हमारी वीडियो आती है, उसमें हम करंट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। मॉर्निंग के करंट अपडेट्स, क्या डेट है आज? 18 जनवरी 23। ठीक है, तो जो हमारी करंट अपडेट्स है की वीडियो आती है, हमने दो हिस्सों में बांटी हुई है। एक सुबह 8 बजे आती है, एक शाम को 8 बजे आती है। ओके, तो जो सुबह 8 बजे वाली है उसमें हम सुबह 8 बजे से पहले के जो भी करंट अपडेट्स होते हैं उसमें वो डाल देते हैं, और शाम वाली में शाम के 8 बजे से पहले सारे अपडेट्स डाल देते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो करंट अपडेट्स है, करंट अफेयर्स है, इनको कवर कर सके और आपको समझाने का मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए। लेकिन क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा समझाने बैठ जाऊं। ठीक है, और बहुत लंबी वीडियो का मतलब है फिर आप देखने से भी सोचोगे इतनी लंबी वीडियो है। ठीक है, इसलिए हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है ताकि मेरे को समझाने का भी टाइम मिल जाए और आप भी अच्छे से देख पाओ और समझ पाओ। ठीक है, एक साथ आपको ऊपर बर्डन ना पड़े इतना सारा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मॉर्निंग करंट अपडेट्स हैं ये 18 जनवरी के। ठीक है, तो पहला अपडेट क्या है? कॉलम बिकम इंडिया इंडिया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये जो है आपका, ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, इंडिया फर्स्ट। ठीक है, तो क्या है ये कॉलम जो है, ये पहला ऐसा इंडिया का डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट है। ठीक है, और लिटरेट का मतलब पढ़ा हुआ होता है। लिटरेट का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिटरेट। और इलिटरेट का मतलब, ठीक है, अगर आगे इसके आगे आईएल लग जाता उसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? लिटरेट। ठीक है, तो ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट जो है कॉलम बन गया है ना, कॉलम आपका ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट हो गया है, जिसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे संविधान है, उसके बारे में सबको नॉलेज है, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट? ये केरला में डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये केरल में डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें क्या हुआ है, जो इसकी अथॉरिटीज थी, जैसे इसकी लोकल अथॉरिटी थी, जो इसकी डिस्ट्रिक्ट की पंचायत थी, ठीक है, और जो इसकी प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन जो होती है वो थी, है ना, तो जितने भी और जो गांव थे उनकी अथॉरिटीज थी, उनकी पंचायत थी, इन सब ने एक साथ मिलकर ये पूरा प्लान किया। ये पूरा 8 महीने का, ये पूरा 8 महीने का इन लोगों ने प्लान बनाया था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इनके मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं ना, चाहे कोई भी एज हो उनकी, उन सब के लिए जो है टीचर्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, टीचर्स जो लाए जाएंगे, जो लोगों को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उनके बारे में एक एक चीज बताएंगे। ठीक है, क्यों क्यों बताना जरूरी है हमारे देश के लोगों को, मतलब दो देश के लोगों को, जो देश के नागरिक हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? तभी तो आप ठीक से जी पाओगे। ठीक है, जब आपको सब कुछ पता होगा, आपको अपने मानव अधिकार पता होंगे, फंडामेंटल राइट पता होंगे, तो आप अच्छे से जी पाओगे। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या कहता है वो सब पता होना बहुत जरूरी है। जब आप जिस देश में रहते हो उस देश का सही संविधान आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको कोई दबा भी ना पाए और आप अच्छे से और रह सको आराम से। ठीक है, इस वजह से जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें इन्होंने पूरा 8 महीने का एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें
अलग अलग टीचर्स इन लोगों ने बुलाए, बहुत सारे टीचर्स अरेंज किए, और जितने भी गांव में लोग थे, जो बच्चे थे, उनको स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, जो पब्लिक गैदरिंग होती है जहाँ पे, है ना, जैसे अलग अलग पब्लिक गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं, सभासी चलती है ना, जैसे पंचायत होती है तो उसमें बहुत सारे पूरे गाँव के लोग आते हैं, ऐसी जगहों पर पढ़ाया जाता था। ठीक है, मार्केट्स में जाके वो टीचर पढ़ाते थे, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा होते हैं वहां पे इनको लोगों को पढ़ाया जाता था, है ना। और ये 8 महीने बाद ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, ये जो है सब लोगों को अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया है। तो टोटल जो है इन्होंने 200 ऐसे टीचर्स को हायर किया था। ठीक है, टोटल ऐसे 200 टीचर्स को हायर किया था, और जो भी बच्चे, मतलब जितने भी लोग हैं, वो जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर थी ना, 10 साल से उम्र वाले सब बच्चों को, या फिर जितने भी उनसे ऊपर के उनके पेरेंट्स वगैरह है, जो भी बड़े लोग थे, जितने भी एल्डर लोग थे या जितने भी बूढ़े लोग थे, उन सबको इसके बारे में पढ़ा गया है। किसके बारे में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, ताकि अवेयरनेस लाई जा सके कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ना, कौन सा लॉ क्या कहता है, कौन सा लॉ क्या कहता है। ठीक है, हमको इन्वायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे देश के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसमें ये सब जो है लोगों को पता हो। ठीक है, ताकि वो अच्छे से रह सके। और आपको जिस देश में रहते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके संविधान के बारे में वैसे भी आपको पता होना जरूरी होता है, चाहिए, पता होना चाहिए जरूर। ठीक है, तो जो आपका एक कॉलम है, कहाँ पे है ये? केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये जो है इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आज की नेक्स्ट न्यूज क्या है? वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी साइन एमओयू विद एसबीआई। तो ये जो एक अथॉरिटी है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। ठीक है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। इसने एसबीआई के साथ ये एग्रीमेंट एमओयू साइन किया है। एमओयू मतलब क्या होता है? एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एम फॉर मेमोरेंडम, ओ फॉर ऑफ, और यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एमओयू जो है इसका मतलब होता है ये पूरी जो डील साइन होती है ना, जो भी एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, ये वो सारा जितनी भी उसकी डिटेल होती है वो एक पेपर पे लिखी हुई होती है। उस पेपर को, मतलब जो दोनों पार्टी होती है, जैसे यहाँ पे दो पार्टी कौन कौन सी है, एक तो आपकी एसबीआई हो गई, और दूसरी है जो आपकी वेयर हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दूसरी हो गई। इन्होंने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट दोनों ने बताई होंगी। पहले ये जो आपकी वेयर हाउस जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसने बताई होंगी कि हमको क्या क्या चाहिए, हम क्यों चाहते हैं आपके साथ एग्रीमेंट करना, ये सारी बात हुई होंगी। फिर जो आपका एसबीआई है, इसने बताई होंगी कि ये चीज हम कर सकते हैं। ऐसे मिलकर इन्होंने पूरी डिस्कशन, पूरी नेगोशिएशन की होगी। ठीक है, जो फिर लास्ट में जो पूरा डॉक्यूमेंट साइन होता है, इस पर सारी कुछ लिखा होता है कि कल को कोई अगर कुछ एक्स्ट्रा का कुछ फालतू या कोई बेकार कर दे तो उस पेपर की मदद से उसको दिखाया जा सके कि आपने ऐसा नहीं ऐसा बोला था। ठीक है, तो इसलिए ये जो पेपर से साइन होते हैं, तो एमओयू होते हैं जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है, उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू। ठीक है, तो इसको क्यों बनाया गया है, मतलब इन लोगों ने आपस में साइन क्यों किया है एमओयू? सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए जानने के लिए कि इन्होंने जो एमओयू है वो साइन क्यों किया है। ये एमओयू साइन किया गया है इन्होंने, इनके द्वारा, कि जो फार्मर्स होते हैं ना, जो किसान होते हैं, उनकी मदद कर सके लो इंटरेस्ट रेट लोन लेने में। ठीक है, जो लो इंटरेस्ट रेट होता है ना लोन्स पे, ठीक है ना, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है। ठीक है, जब हम कहीं से लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, तो इंटरेस्ट लगाते हैं हमारे ऊपर, लोन लगाते हैं अपने ऊपर ब्याज, इतने दर के ब्याज से आपको जो है पैसे मुझे वापस करने हैं। ठीक है, जो पैसे हैं वो तो वापस करने होते हैं, और जो इंटरेस्ट उस पर लगता है उस हिसाब से जो पैसे होते हैं वो भी वापस करने होते हैं। ठीक है, तो जितना कम हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, जितना कम हमारा वो होगा, जितना कम हमारा ब्याज होगा, उतने ही पैसे हमको कम जो है एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो उतने ही कम देने पड़ेंगे। मान लो मैंने किसी से 20 रुपए लिए, ठीक है, तो 20 रुपए तो मुझे उसको देने ही देने, है ना। और जो उसने मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगाया, तो उसने मेरे, मान लो मेरे ऊपर लगाया 2% प्रति महीना, 1% प्रति महीना, ऐसे करके इंटरेस्ट लगाया, होता बहुत 6-7% तक होता है इंटरेस्ट। ठीक है, अभी मैं खाली एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे 2-3% लगा दिया इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं हर महीने 2 रुपए देने वाला था, है ना, तो इस 2 रुपए पे 2% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इस 2 रुपए पे 2% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनेगा, तो 2 रुपए और प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो मुझे देना होगा, है ना, जिससे मैंने पैसे लिए। ठीक है, तो 20 रुपए तो पूरे को पूरे वापस ही करने हैं, और जो इंटरेस्ट के कुछ पैसे बनेंगे, कुछ रुपए बनेंगे, वो भी मुझे साथ में वापस करने पड़ेंगे, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएंगे। तो जितना ये जो इंटरेस्ट का पैसा ऐड हो रहा है, जितना ये कम होगा उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जो 20 रुपए मैंने लिए वो तो वापस ही करने हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट के मैं वापस करूंगा वो तो जो होंगे एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, जो मेरे को दिए हैं उसका चार्ज होगा वो, है ना, ये जो इंटरेस्ट है उससे कमाएगा ये। तो
ये जितना नीचे होगा इंटरेस्ट हमारा, जितना परसेंट इंटरेस्ट नीचे होगा उतना फायदा है। तो ये यही जो है यही चीज यहाँ पे जब बताई गई है कि जो किसान होते हैं हमारे, जो फार्मर्स होते हैं हमारे, उनको लो इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन्स मिले। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों ने आपस में किस किसने, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटर अथॉरिटी और जो आपका एसबीआई है, इन्होंने एमओयू साइन किया है। किस लिए एमओयू को साइन किया है? ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, इनको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके। ठीक है, समझ रहे आप? अब लोन किस लिए चाहिए? लोन जो है, लोन तो बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए होता है किसानों को। ठीक है, अपना जो एग्रीकल्चर है, जो अपनी खेती है, उसको लगातार करने के लिए, कई बार खेती ठीक से नहीं हो पाती तो उसके लिए लोन चाहिए होता है ना। और दूसरी चीज, वेयर हाउस क्या काम करते हैं? वेयर हाउस क्या होते हैं? ठीक है, वेयर हाउस क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोल्ड स्टोर्स होते हैं ना, उनको भी वेयर हाउस बोलते हैं। जहां पे हम अपने सामान को स्टोर कर पाए उनको वेयर हाउस बोलते हैं। यहाँ पे हम अपने सामान को रख सके, है ना, जब उसकी जरूरत ना हो उसको रख सके, फिर वहीं से निकाल के बेचना है, जो भी उसका करना है, इस्तेमाल करना है, वो सब कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन किस लिए है कि जो है किसान जो है, जो भी इनका पूरा प्रोसेस होता है ना, बीज बोने से खेत में और जहां तक निकल के आया है ना, इस पूरे जो प्रोसेस होता है इसको अच्छे से किसान कर सके, इस चीज के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड होगा। किस चीज के लिए? ये किसान जहां पे अपने खेत में बीज बो रहा है, बल्कि बीज खरीदने से, है ना, सबसे पहले तो खरीदेगा ही ना किसान, तो बीज खरीदने से, ठीक है, फिर उसके बाद बोना, उसके बाद फिर उसमें जो भी खाद वगैरह, जो भी फर्टिलाइजर लगने, सब कुछ लगना, फिर वो बड़ा होना, फिर उसको काटना, फिर उसको साफ करना, जैसे भी करना है पूरा। गेहूं वाली फसल होगी तो फिर सबसे पहले गेहूं लेना, उसको बोना, फिर उसमें पानी वगैरह लगता है, खाद वगैरह लगता है, ये सब लगा के फिर एंड में जाके उसको काटते हैं, फिर उसको निकलवाते हैं, ठीक है, मशीन की मदद से। फिर उसके बाद उसका काम होता है जो भी उसको बेचना है, रखना है, जैसे भी रखना है, जैसे भी करना है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस में जो भी पैसा लग रहा है ना, वो अगर किसान कोई लोन लेता है तो उसको लो से लो इंटरेस्ट देना पड़े, है ना। अब जैसे मान लो किसान ने गेहूं जो है निकल गए किसान के गेहूं, है ना, और वो बिक नहीं पा रहे हैं, तो उनको फिर वो कोल्ड स्टोर्स वगैरह में ऐसी जगहों पे रखेगा, है ना, वेयर हाउस वगैरह में रखेगा। तो ये सब का ध्यान भी रेगुलेटरी अथॉरिटी रखेगी। ठीक है, कि उनको कम से कम पैसे देने पड़े वहां पे रखने के लिए, जितने भी दिनों के लिए वो इंटरेस्ट कर रहे हैं, जितने भी दिनों के लिए वो रख रहे हैं वहां पे, सेव होने के लिए रख रहे हैं उनको, ताकि वो सुरक्षित बने रहे। जितने भी दिनों के लिए रख रहे हैं किसान, वहां पे भी इनको कम से कम पैसे देने पड़े। तो ये जितना भी पूरा प्रोसेस है ना, ऊपर से लेके जब तक बीज खरीदा है ना, बीज खरीदा है या जो खेत है उसको सही किया है, जब से लेके और बिल्कुल एंड प्रोसेस तक, जब तक किसान जो है सारा पूरे जो स्टेप्स हैं सब पूरी ना हो जाए, जब तक के लिए जो भी इनको लोन चाहिए किसान को, वो लो इंटरेस्ट रेट पे किसान को प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, इस वजह से एसबीआई ने, सॉरी, जो आपका वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसने एसबीआई के साथ डील करी है। ठीक है ना, ये जो आपकी वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो ये एमओयू साइन हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा साइन हुआ है। ठीक है, और एसबीआई क्या है? एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है। एसबीआई जानते हो ना? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपने सबने देखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका किसी ना किसी का अकाउंट भी होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये एसबीआई क्या है? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी? यूपी टॉप्स चार्ट फॉर मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो यूपी जो है, ये जो है सबसे ऊपर आया है किस चीज में? मोबाइल गेमिंग में, है ना। जो ऑनलाइन गेम नहीं होते मोबाइल के, जो मोबाइल के गेम खेलते हैं मोबाइल में हम, है ना, उस वाले उसमें जो मोबाइल के गेम में यूपी जो है इसे टॉप पे आया है सबसे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गेम खेले गए, सबसे ज्यादा गेम डाउनलोड करे गए यूपी में। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आई है, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट, है ना, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ऊपर हमारे यहाँ पे स्टेट आई है, वो कौन सी आई है? वो आई है आपकी यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के बाद कौन आया है? उत्तर प्रदेश के बाद आया है आपका महाराष्ट्र आया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका फिर आपका महाराष्ट्र के बाद आपका राजस्थान आया है। ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान आया, फिर बिहार आया है आपका, बिहार के बाद आपका वेस्ट बंगाल आया है। कौन आया है? पहले आपका महाराष्ट्र आया है, फिर राजस्थान आया है, ठीक है, फिर बिहार आया है, और फिर क्या है? फिर कौन आया? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 4 स्टेट, मतलब टॉप 5 स्टेट मैंने आपको बता दी। सबसे ऊपर कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आपका, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका बिहार, और उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो ये जो टॉप 5 स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ऊपर है यूपी, तो यूपी ने इसको जो है टॉप किया है ना। तो जो ये है, ये रिपोर्ट कहां से पता चला हमको कि यूपी ने इसको टॉप किया है? ये एक रिपोर्ट आई है। कौन, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है इंडिया मोबाइल गेमिंग
रिपोर्ट 2022, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है किसने बनाई है ना, ये तो एक रिपोर्ट इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट पूरी रिसर्च वगैरह करके बना दी, लेकिन रिसर्च भी तो किसी ने की होगी, ये जो रिपोर्ट है किसी ने पब्लिश तो की होगी, किसी ने उसके ऊपर मेहनत तो करी होगी इसको बनाने के लिए। तो वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने ऐसा किया है, वो है आपकी एमपीएल, मोबाइल प्रीमियर लीग। एमपीएल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी ऐड आती है इसकी, विराट कोहली ऐड करता है एमपीएल की। तो एमपीएल की फुल फॉर्म क्या है, मोबाइल प्रीमियर लीग। मोबाइल प्रीमियर लीग के द्वारा ये जो है रिपोर्ट तैयार करवाई गई है और पब्लिश की गई है, ठीक है ना। इसके द्वारा एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022, ठीक है। टॉप किसने किया है, टॉप किया यूपी ने, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर राजस्थान, चौथे नंबर बिहार और फिफ्थ नंबर पे वेस्ट बंगाल आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एमपीएल ने क्या बताया है, इस रिपोर्ट में एमपीएल ने बताया है कि इंडिया जो है ना, इंडिया उसने सॉरी, जो इंडिया है उसने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में जो आपका जापान था, जापान इसको 2016 में पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। जापान को इंडिया ने पहले 2016 में पीछे छोड़ दिया था ऑनलाइन गेमिंग के मामले में। और इस टाइम पे जो ऑनलाइन गेमिंग जो है ना, उसमें इंडिया बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस टाइम पे इंडिया की जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है ना, वो 2.6 बिलियन डॉलर की है, 2.6 बिलियन डॉलर की इस टाइम पे मार्केट है इंडिया की, है ना, जो आपकी ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है ना 2022 तक। और इसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2027 तक ये 8.6 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, 8.6 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। कब तक, 2027 तक। फिलहाल कितनी है, 2.6 बिलियन डॉलर 2022 में, ठीक है। जो रिपोर्ट आई है इसमें बताई गई है 2.6 बिलियन डॉलर की इस टाइम पे इंडिया की जो गेमिंग मार्केट है ये है, ठीक है। और 2027 तक कितनी हो जाएगी, 8.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो देखिए कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। अगले 4-5 सालों में कितनी बिल्कुल डबल नहीं, ट्रिपल से भी ऊपर हो रही है मार्केट, ठीक है। ट्रिपल से भी ऊपर जो हो जा रही है, बल्कि 4 टाइम्स हो जा रही है मार्केट, ठीक है। करीबन 3.5 के आसपास रहेगी जो इसकी ग्रोथ है, 3.5 नहीं सॉरी, ये ट्रिपल होगी ना, ट्रिपल से भी ज्यादा हो रही है इसकी जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। 4 टाइम्स के आसपास हो रही है इसकी ग्रोथ, आप देखोगे तो ध्यान से, क्योंकि 2.6 है, 8.6 तक पहुंच रही है अगले 5-6 सालों में, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो 4 टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, थोड़ा बहुत कम 4 टाइम्स है, ठीक है, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यूपी जो है ऑनलाइन गेमिंग के मामले में टॉप किया है, इसने पहले नंबर पे आया है, ठीक है। जितनी भी स्टेट है हमारे देश में, उनमें टॉप किसने किया है, यूपी ने। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेले गए हैं, ऑनलाइन गेम डाउनलोड किए गए हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा, ठीक है। जो टाइम बिताया गया ऑनलाइन गेम सबसे ज्यादा यूपी में बिताया गया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कौन, राजस्थान, चौथे पे कौन है, बिहार, और फिर है वेस्ट बंगाल आपका, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो कहां से पता चला है हमको कि यूपी ने टॉप किया है, ये एक रिपोर्ट आई है इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी जो है उसने टॉप किया है। ये रिपोर्ट किसने तैयार करी है, एमपीएल ने। एमपीएल क्या है, मोबाइल प्रीमियर लीग, ठीक है। इसकी विराट कोहली ऐड करता है, आपने टीवी में देखा होगा बहुत बार, एमपीएल की ऐड जो करता है विराट कोहली, ठीक है। ये वो वाला एमपीएल है, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे लूडो वगैरह, चेस वैसे ऐसे, क्रिकेट वगैरह, ये सब बहुत सारे इसमें गेम होते हैं। आपको गेम खेलने होते हैं, ठीक है। डाउनलोड करिए उसको, एमपीएल की ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें जाके आप खेल सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन खेलोगे या तो आप जो और लोग होते हैं उनके साथ मिलकर खेल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये पूरा जो है इसमें गेमिंग सिस्टम चलता है एमपीएल में, ठीक है। तो इस टाइम पे इसने एक चीज और बताई कि जो इंडिया है उसने जापान को गेमिंग के मामले में 2016 में पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। 2016 में ही इंडिया ने गेमिंग के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया था। इस टाइम पे इंडिया की जो मार्केट है ना गेमिंग की, वो 2.6 बिलियन डॉलर है ना। और एस्टिमेट किया है इस रिपोर्ट में एस्टिमेट किया गया है कि 2027 तक इंडिया की मार्केट 8.6 बिलियन डॉलर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहले आगे चलने से पहले ये 3 जो हमारी नेशनल न्यूज है इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली न्यूज क्या है हमारी, पहली न्यूज है आपकी कोलम बिकम इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो ये कोलम डिस्ट्रिक्ट है, कहां पे है ये जो आपका कोलम डिस्ट्रिक्ट है ये आपका केरल में है। केरला में आपके कोलम डिस्ट्रिक्ट है। ये इंडिया की पहली ऐसी वो बन गया है डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऐसा पहला जिला बन गया है। कैसा जिला बन गया है, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में पूरी नॉलेज रखता है, पूरे उसने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसमें क्या हुआ है, जो इसकी अथॉरिटीज थी ना इस डिस्ट्रिक्ट की, जो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, ठीक है, जो भी प्लानिंग कमीशन थी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे, जो भी गांव की अलग अलग अथॉरिटी थी, जो भी पंचायत थी अलग अलग गांव की, इन सबने एक साथ मिलकर, जो म्यूनिसिपैलिटी थी, इन सबने एक साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया
कितने 8 महीने का पूरा प्लान बनाया, 8 मंथ का पूरा प्लान। और इसमें जो है 200 टीचर इन्होंने हायर किए, ठीक है, 200 टीचर हायर किए। और जो भी बच्चे हैं बड़े 10 साल से ऊपर का जो भी इंसान है ना, चाहे महिला हो पुरुष हो, है ना, 10 साल से ऊपर का जो भी है, उन सबको बिठा के उन सबको पढ़ाया गया। ये जो 200 टीचर्स थे ये स्कूल में भी गए, ये अलग अलग जैसे ऑटो स्टैंड होते हैं उन पे गए, है ना, पब्लिक प्लेसेस पे, और जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे गए, गांव में गए, अलग अलग जो उनकी पंचायत होती है वहां पे पूरे गांव में घूमे, मार्केट्स होती है वहां पे, तो जहां जहां पे लोग इनको मिल सकते थे सब जगह गए और सब लोग जगह जाके इन्होंने लोगों को पढ़ाया। किसके बारे में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बारे में, ठीक है, इन्होंने पढ़ाया। और इस टाइम पे पूरे जितने भी लोग हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोरम आपके जो ये कोलम डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, पढ़े लिखे हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे, और इलिटरेट का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट है ये जो पहली डिस्ट्रिक्ट ऐसी बन गई इंडिया की जहां पे सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट होना क्यों जरूरी है? क्यों आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना जरूरी है? ताकि आप जो भी आपके अधिकार हैं उन सबके बारे में जान सके, है ना, आपके आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब आप जान सके। कौन कौन से लॉ आ रहे हैं, कौन कौन से लॉ जा रहे हैं, क्यों लॉ बनाए जा रहे हैं, किस लिए जरूरी है, ये सब चीज आप जान सके कि आपकी फंडामेंटल राइट क्या है, मानव अधिकार क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ना, और बाकी जो भी लॉ है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कैसे बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, ये सब कुछ जो है पूरा प्रोसेस जो है सब कुछ समझ सके, ठीक है ना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना, संविधान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसने साइन किया है एमओयू एसबीआई के साथ। एसबीआई क्या है? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ इसने एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू में क्या है, मैंने आपको फिर एमओयू बताया था एमओयू क्या होता है। फिर ऐसे एमओयू में क्या है कि जो आपके फार्मर है ना, फार्मर होते हैं किसान, उनको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके, ठीक है, उनको जो लो इंटरेस्ट रेट है, जो आपका ब्याज है वो कम से कम पे उनको लोन मिल सके, ठीक है ना। ये जो है इसमें इंश्योर किया गया। अब लोन किस चीज के लिए, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, खेती स्टार्ट करने से बिल्कुल एंड तक, जब तक वो जो भी इसमें खेती जिसकी की है वो निकल आए और पूरा बिक जाए और किसान को पैसे मिल जाए, जब तक के लिए पूरा जो लोन जो जिस भी चीज के लिए चाहिए, ठीक है, चाहे वो उसको खरीदना हो बीज, चाहे बोना हो, चाहे उसके बाद उसमें खाद वगैरह पेस्टिसाइड लगाने हो, वो उसको निकलवाना हो, कटवाना हो, फिर उसको अगर मान लो वेयर हाउस में उसको जो है स्टोर कराना है, कोल्ड स्टोर वगैरह जो होते हैं, इस पूरा जो प्रोसेस होता है ना इस खेती का, इस पूरे प्रोसेस में जो उसको लोन चाहिए अगर, तो वो लो इंटरेस्ट रेट पे उसको लोन मिल सके आराम से, ठीक है, क्योंकि किसान के ऊपर कोई बर्डन ना आए और वो बिना बर्डन के, बिना किसी मजबूरी के अच्छे से काम कर सके, कोई प्रेशर ना आए उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, जो आपका यूपी है उसने टॉप कर दिया है चार्ट को किस चीज में, मोबाइल गेमिंग में। मोबाइल गेमिंग में यूपी जो है पूरे भारत में पहले नंबर पे आया है, ठीक है। जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना मोबाइल में, वो उस वाले गेम की बात हो रही है। तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आया है, फिर राजस्थान आया, फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। पहले नंबर पे यूपी आया है और बाकी ये 4 मैंने आपको बता दी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो ये टॉप 5 कंट्री है जो ऑनलाइन गेमिंग में इंडिया में टॉप 5 आई है। सबसे ऊपर कौन है? यूपी, ठीक है। तो ये जो है एक रिपोर्ट के द्वारा हमको पता चला है। रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट जो है एमपीएल के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। एमपीएल क्या है? मोबाइल प्रीमियर लीग, ठीक है, मोबाइल प्रीमियर लीग है ये एमपीएल, इसके द्वारा ये जो है ये जो रिपोर्ट है ये निकलवाई गई है, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म, ये जो पूरी रिपोर्ट है निकलवाई गई है। इस रिपोर्ट में एक चीज और बताइए कि इंडिया की जो गेमिंग मार्केट है वो 2016 में ही जापान को बहुत पीछे छोड़ चुकी है, ठीक है। और एक चीज क्या बताइए कि जो इंडिया की इस टाइम पे गेमिंग मार्केट है 2022 में, ठीक है, क्योंकि 2022 तक की बात हो रही है, 2023 की रिपोर्ट तो अभी आएगी, अभी 2022 तक की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो ये रिपोर्ट है इसने बताया है कि इंडिया की जो गेमिंग मार्केट है वो $2.6 बिलियन है इस टाइम पे 2022 में, ठीक है। और 2027 तक इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया की मार्केट जो है $8.6 बिलियन तक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको नेशनल न्यूज बता दी है। अब आगे 2 इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। पहली क्या है, 21st वरुणा नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस बिगिंस, ठीक है। तो ये जो वरुण एक्सरसाइज है ना, ये इसका 21st एडिशन, वरुण एक्सरसाइज का 21st एडिशन जो एक नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज मतलब जो दोनों कंट्रीज हैं, जो दोनों देश हैं, उनकी नौसेना करती है, उनकी नेवी करती है ये जो एक्सरसाइज है, इसको क्या नाम है? वरुण जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसकी जो दोनों की नौसेना या फिर नेवी करती है, ठीक है, कि कौन कौन से देशों की? बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में ये होती है। ये शुरू हो गई है, ये इस साल की 2023 की होनी है, ये शुरू हो गई है। 2023 में इसका 21वां एडिशन हो रहा है, 21वीं बार हो रही है, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुई थी? 2001 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है।
ऐसी एक्सरसाइज पहले भी ये लोग करते थे, लेकिन इसका जो नाम, इस नाम से जो एक्सरसाइज शुरू हुई थी वरुण, ये 2001 में शुरू हुई थी, है ना। इससे पहले जो ऐसी ही एक्सरसाइज करते थे वो 1983 में शुरू हुई थी, ठीक है, 1983 में। लेकिन फिर उसको बंद करके ये एक्सरसाइज शुरू कर दी गई जिसका नाम वरुणा था, या वरुण बोल दीजिए, वरुणा बोल दीजिए, है ना, जो 2001 में शुरू हुई है, ठीक है ना। और ये जो इस बार इसका 2023 में हो रहा है, ये इसका 21वां एडिशन है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज क्यों करी जाती है और हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। जो एक्सरसाइज होती है ना, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जैसे एयरफोर्स एक्सरसाइज हो गई, या आर्मी की एक्सरसाइज हो गई, या आपकी जैसे यहाँ नेवी की एक्सरसाइज होती है, इनको हमारे लिए पढ़ना जरूरी यूं है, इसलिए है क्योंकि एक तो ये हमारे रिलेशन किसके साथ, किस कंट्री के साथ कैसे रिश्ते हैं, इसको भी बताता है। जिसके साथ एक्सरसाइज हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उसके साथ रिलेशन अच्छे हैं, और जिसके साथ मान लीजिए हमने स्टार्ट करी, एक दो बार करके फिर हो ही नहीं पा रही, उसके साथ मतलब हमारे रिलेशन ठीक ठाक थे लेकिन अब ठीक चल नहीं रहे, ऐसे पता चलता है। एक तो पहली चीज है ना। दूसरी चीज, हमको पता चलता है अपनी मिलिट्री जो है हमारी किसके साथ अभ्यास कर रही है। अभ्यास, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना ना, है ना। अब क्यों ऐसा क्यों पता लगाना है कि जैसे मान लीजिए हमारी आर्मी जो है टॉप 3 में आती है, ठीक है, और यूएसए की पहले नंबर पे आती है। यूएसए और जो है आपका इंडिया की आर्मी जो है आपस में वो कर रही है, अभ्यास कर रही है, तो एक दूसरे को सिखा पाएंगे, है ना। यूएस बता पाएगा वो पहले नंबर पे क्यों आ रहा है, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, क्या टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे वो ऑपरेशन करते हैं। इंडिया बता पाएगा, जैसे इंडिया की जो आर्मी होती है उसको जो माउंटेन वॉरफेयर है, माउंटेन वॉरफेयर मतलब पहाड़ों में लड़ने के लिए जो आर्मी, जो टेक्निक यूज होती है, उसमें दुनिया की नंबर 1 आर्मी भारत की आर्मी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया को जो हिमालयन माउंटेन है वहां पे पूरे समय हमारी इंडियन आर्मी रहती है, वहां पे हमें पूरे समय रहना पड़ता है, साल का जब कोई भी मौसम हो, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी नीचे हो, है ना, वहां पे रहना पड़ता है हिमालय में। क्यों? क्योंकि हमारे साइड में जो है 2 हमारे हॉस्टाइल नेबर हैं। कौन कौन से? जो हमारे हमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। कौन? आपका चाइना और आपका पाकिस्तान। तो इनकी वजह से हमारी आर्मी को हमेशा यहाँ रहना पड़ता है। जब यहाँ रहेगी तो यहाँ की सब चीजें सीखेगी भी, यहाँ से अच्छे से काम भी निकालना है, क्योंकि जब यहाँ रहना है यहाँ की चीजें सीखेगी भी, यहाँ पे रहना लड़ना सब कुछ सीख जाती है, सीखेगी जब यहाँ पे आपको लगातार रहना है। तो इस वजह से हमारी जो आर्मी है उसको सबसे जो है स्पेशल माना जाता है, क्योंकि और कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन है नहीं, पूरी दुनिया में और कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन है नहीं। जो आपका साइचिन ग्लेशियर है ना, साइचिन ग्लेशियर जहां पे हमारी इंडियन आर्मी हमेशा डिप्लॉयड रहती है, हमेशा वहां पे रहती है इंडियन आर्मी की टीम कोई ना कोई। ये जो साइचिन ग्लेशियर है इसको सबसे ऊंचा बैटल फील्ड माना गया है, ठीक है। सबसे ऊंचा जो है लड़ाई का जो फील्ड है, लड़ाई का जो ग्राउंड है, उसको ये साइचिन ग्लेशियर को दुनिया का माना गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी लड़ी है, पाकिस्तान आर्मी को हरा के भगा दिया है उनको यहाँ से, ठीक है। तो समझ रहे हो आप कितनी अच्छी टेक्निक्स है हमारी इंडियन आर्मी की, जो माउंटेन्स है उनमें, है ना, जो पहाड़ होते हैं, जो हिमालय है उनमें, तो जो इंडिया की जो टेक्निक्स है वो दूसरी कंट्री को सिखा सके, है ना। और दूसरी कंट्री नई नई टेक्निक्स है, जैसे वो भी ऐसी किसी रीजन में लड़ती होंगी जिसमें हम नहीं लड़ पाते, है ना। वैसे तो इंडिया में हर तरह का रीजन है। आप जो ऊपर जाओगे नॉर्थ में तो पहाड़ है, ठंडी है, और आप राजस्थान में चले जाओगे तो रेगिस्तान है, बीच में आ जाओगे तो बिल्कुल ग्राउंड वाला एरिया है, नीचे चले जाओगे तो आपका पठार है, प्लेट्यू है, हर जगह का हर तरीके का वो है हमारे यहाँ पे लैंडफॉर्म। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हम नहीं, जैसे नहीं, हम में भी कुछ ना कुछ ऐसा, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा होना चाहिए हर किसी के पास। कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इसलिए अपने आप को कभी परफेक्ट मत मानिए, मैं भी अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता, आप भी कभी मत मानिए। जहां सीखने का मौका मिले सीखिए, ठीक है। जितना सीखोगे उतना ही सब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप यही करते रहोगे कि मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, तो आपको जो आता है आप हमेशा उसी में लिमिट रह जाओगे। लेकिन अगर आप सीखने के मोटिव से चलोगे ना, कि जो सामने वाला से हम कुछ सीख सकते हैं वो सीखें, तो आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। भले रोज 1% ही सीखो, लेकिन सीखोगे तो सही, कुछ तो नया सीखोगे, ठीक है ना। तो उसी तरह ये इंडियन आर्मी जो है, और ये बाकी आर्मी के साथ, जैसे यहाँ फ्रांस के साथ जो है नेवल एक्सरसाइज हो रही है, नेवी एक्सरसाइज कर रही है, तो आपस में ये लोग जो है एक दूसरे को सिर्फ सीखते हैं, एक दूसरे की टेक्निक सीखते हैं, एक दूसरे के तरीके सीखते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे के साथ रिलेशन भी अच्छे बनाए रखते हैं, ठीक है। आर्मी से आर्मी के बीच में रिलेशन अच्छे रहते हैं, है ना। जैसे यहाँ नेवी के बीच में रिलेशन अच्छे रहेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये शुरू हो गई है, कहाँ शुरू हुई है? ये अरेबियन सी में शुरू हुई है। अब अरेबियन सी कहाँ आपको पता है? अरेबियन सी कौन सा है? जैसे हम ये इंडिया का मैप ले लेना, तो ये वाला जो हिस्सा जहाँ पे लक्षद्वीप आता है, जिस वाले सी में, है ना, इस सी को क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। जो ये इधर वाला हिस्सा है हमारा, यहाँ पे अंडमान निकोबार आता है, इस वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, और इसको क्या बोलते हैं? अरेबियन सी, ठीक है। इस वाले को जिसमें ऊपर पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के उस पर भी तो अरेबियन सी आता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो रही है, कहाँ हो रही है? ये आपकी अरेबियन सी में शुरू हो गई है, ठीक है। 2023 का ये इसका 21वां एडिशन है, 21th एडिशन, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? वरुण, ठीक है। ये इसका 21वां एडिशन है, जो 2001 में क्योंकि एक्सरसाइज शुरू हुई थी, तो अब जो ये इस बार हुई है, 21 बार हुई है, 21वीं बार हो रही है, ठीक है। इसके बीच में इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में। अगर हम बात करें और कोई ऐसी एक्सरसाइज जो इंडिया की और फ्रांस करते हैं आपस में मिलकर, इंडिया और फ्रांस एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज और करते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गरुड़, ठीक है। गरुड़ उस एक्सरसाइज का नाम है जो इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स साथ में मिलकर करती है। नेवी कौन सी करती है? वरुण,
ठीक है, वरुणा बोल दीजिए, वरुण। और आप इनकी एयरफोर्स कौन सी करती है? गरुड़। ठीक है, गरुड़ जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस की आपकी एयरफोर्स करती है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि ये जो एक्सरसाइज है करनी क्यों जरूरी है, किस लिए इनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, इन एक्सरसाइज का क्यों ये करनी जरूरी है, कि कैसे कैसे ये फायदा पहुंचाती है, ये सब मैंने आपको इसमें बता दिया। और जो फ्रांस के साथ इंडिया दो एक्सरसाइज करता है, एक तो ये वरुण यहाँ लिखी हुई है, नेवल एक्सरसाइज है, नेवी करती है, नौसेना करती है। और जो एयरफोर्स है हमारी, है ना, जो वायुसेना है वो कौन सी करती है? गरुड़। जो इन दोनों की, इंडिया और फ्रांस की जो वायुसेना है ना, वो क्या कौन सी करती है? गरुड़ नाम से एक एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है वो करती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आज की लास्ट न्यूज क्या है? आज की लास्ट न्यूज है, यूएन डिक्लेयर पाकिस्तान बेस्ड अब्दुल रहमान, पाकिस्तान डिक्लेयर यूएन डिक्लेयर, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, डिक्लेयर पाकिस्तान बेस्ड अब्दुल रहमान एज ग्लोबल टेररिस्ट। ठीक है, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। ठीक है, और ग्लोबल का मतलब यहां पे क्यों यूज हुआ है? पूरे ग्लोब के लिए। ठीक है, पूरे ग्लोब के लिए इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है यूएन के द्वारा, आपके यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र होता है ना यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे इसको अब्दुल रहमान को जो है आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें क्या था कि इंडिया जो है अब्दुल रहमान जो है इसको बहुत दिन से कोशिश कर रहा था इंडिया कि ये जो अब्दुल रहमान है इसको कैसे भी आतंकवादी घोषित किया कराया जाए। ठीक है, बहुत दिन से यूएन में कोशिश कर रहा था कि जी इसको कैसे भी आतंकवादी घोषित कर दो, है ना। पूरे जो है सबूत दे दिए इंडिया ने, इसने ये किया है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इंडिया में ही कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान का है। ठीक है, पाकिस्तान का है तो इंडिया में ही कर रहा था ये चीज, सब सारी चीज। लेकिन जो चाइना है वो बार बार रोक लेता था उसको। चाइना ऐसा क्यों रोक पा रहा था? कि देखिए जो यूएन होता है आपका, सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है यूएन का, यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं। जो आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है ना, यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद होती है ना, यूनाइटेड नेशन की दो बॉडी होती है यहाँ पे, ये वोटिंग वगैरह होती है। एक तो होती है आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, दूसरी क्या होती है आपकी? दूसरी होती है आपकी यूएन जीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो जितनी भी कंट्री यूएन की मेंबर होंगी वो सारी कंट्री जो है बराबर की वोट रखने का अधिकार रखती हैं। तो इसमें तो आपके जितने ज्यादा दोस्त होंगे अच्छे, है ना, उतनी ज्यादा वोट पा पाओगे। ठीक है, लेकिन ये जो वोटिंग हो रही थी आतंकवादी को, इसको आतंकवादी घोषित करने के लिए अब्दुल जो रहमान है, ये कहा हो रही थी? यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 15 मेंबर होते हैं। 15 में से दो प्रकार के होते हैं 15 भी, 5 तो होंगे आपके परमानेंट मेंबर, है ना, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर क्या है? परमानेंट मेंबर वो मेंबर होते हैं कि जब से ये जो आपका यूनाइटेड नेशन है, जो आपका संयुक्त राष्ट्र जब से बना है, कब बना था संयुक्त राष्ट्र? आपका 1945 में बना था, है ना। जब से संयुक्त राष्ट्र आपका बना है 1945 से, जब से ये 5 इसके मेंबर है ना। लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, वो मेंबर जो है वो 2-2 साल के टर्म के लिए बनते हैं। 2 साल के लिए चुन गया, फिर जो है दूसरा चुना जाएगा, फिर दूसरा चुना जाएगा। 2-2 साल पे बनेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, 2 साल बनेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। फिर दोबारा आप जो है अगली टर्म के लिए जो है अपना नाम दीजिए, फिर आपको वोटिंग होगी, अगर आप जीत गए तो आप बन जाओगे। ये जो है इसमें अलग अलग रीजन बांट रखे हैं, ये आपके यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, जैसे हमारा जो रीजन है उसको साउथ एशिया बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री आ गई आपके? अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश, नेपाल, और ये आसपास जितनी भी म्यांमार वगैरह ये सब कंट्री है, इन सब कंट्री के बीच में वोटिंग होती है। मतलब इन सब कंट्री जो है अपना नाम देती है, फिर वोटिंग होती है। आपकी पूरी जितने भी मेंबर्स होते हैं आपके यूनाइटेड नेशन में, मेंबर तो सारे ही होते हैं, पर जो जिनकी बात सुनी जाती है, जो मेन मेंबर होते हैं वो 15 होते हैं। बैठते तो उसमें सभी जितने भी देश हैं सभी बैठते हैं इसकी मीटिंग में, लेकिन जो मेंबर होते हैं वो 15 ही होते हैं। ठीक है, अब ये 5 जो मेंबर है, जो बिल्कुल परमानेंट है, जो हमेशा से जब से बनी, जब से इसके मेंबर है, ये 5 मेंबर कैसे बन गए इसके? देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, उसके बाद इसको बनाया गया यूनाइटेड नेशन को। इससे पहले जो इसकी जो इसकी पेरेंट वो थी ना ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले बनी थी इससे, जिससे निकल के ये बनी है यूनाइटेड नेशन, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, वो लीग ऑफ नेशन बनी जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई। क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि आगे कभी विश्व युद्ध कोई हो ना, है ना। पर कुछ सालों बाद विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो जो लीग ऑफ नेशन था उसको हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है विश्व युद्ध रोकने में, जो अगला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाई। ठीक है ना, सफल नहीं हो पाई, तो इसलिए उसको हटा के और फिर आपका यूनाइटेड नेशन नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। ठीक है, इसका भी काम क्या है कि दुनिया में शांति बनी रहे। ठीक है, दोबारा ऐसी कोई बड़ी वॉर होना, बड़ी लड़ाई होना, है ना, विश्व जो
आपके विश्व युद्ध होते हैं, ये ऐसे दोबारा होना और कोई भी युद्ध ना हो, ठीक है। जब भी आप कभी भी सुनोगे कि कहीं पे कोई कंट्री आपस में युद्ध कर रही है कैसे भी, तो वहां पे यूएन आ जाती है। जैसे जब इंडिया जो है आजाद हुआ था, इंडिया आजाद हुआ था और पाकिस्तान नया देश बना था, और पाकिस्तान ने जो अपने मुजाहिदीन जम्मू एंड कश्मीर में भेज दिए थे, तो हमारी आर्मी लड़ी, उनको पीछे भगाया, जहां तक भगाया था, जहां तक भगाया हुआ था, मतलब भगा रही थी हमारी आर्मी, तो भगा ही रही थी। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो यूएन में चले गए थे, और यूएन ने यहाँ पे सीज फायर करवा दी थी, मतलब लाइन खिंचवा दी थी कि अब यही रुक जाओ जहां जो हो, है ना। तो यूएन जो क्या, क्यों उसने सीज फायर करवाई, ताकि लड़ाई रुक जाए कैसे भी, ठीक है। तो जो यूएन है ना, इसका काम क्या है, दुनिया में शांति बनी रहे, दोबारा से विश्व युद्ध जैसी कोई सिचुएशन बने ना, ठीक है। तो अभी तक तो चलिए चल ही रहा है ये, अभी तक तो ऐसा विश्व युद्ध होने का कुछ मतलब विश्व युद्ध हुआ नहीं है, होने की तो आशंका बहुत बार बनी है पर हुआ नहीं है, ठीक है। तो 1945 से अब तक तो ऐसी कोई मतलब युद्ध हुआ नहीं है, आशंका तो कई बार बनी है, आशंका तो अभी भी बनी हुई है। जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसमें भी अगर चाहें तो विश्व युद्ध कर सकते हैं वो, और कंट्री अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और या फिर रशिया जो है न्यूक्लियर बम मार दे यूक्रेन के ऊपर, तो अभी भी हो सकता है विश्व युद्ध तो, लेकिन ठीक है अभी तक हुआ नहीं है ना। तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन है। तो जो दूसरे विश्व युद्ध में जो देश जीते थे ना, मैं आपको परमानेंट मेंबर बता रहा था कि 5 परमानेंट मेंबर कैसे बने, वो टॉपिक बहुत लंबा खिंच गया तो मैं भी भूल गया था। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि 5 परमानेंट मेंबर कैसे बने। तो जो दूसरा विश्व युद्ध जो देश जीते थे ना, उस टाइम पे 2 टीम बन गई थी। इधर था आपका जर्मनी और आपका इटली, है ना, और आपका जापान, है ना, जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ ये सब थे वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रांस, यूके, यूएस और भी जो कंट्रीज है ना, ये सब कंट्रीज थी। तो जो यूके यूएस वाली जो ये था, यूके यूएस फ्रांस, ये जीत गए थे, है ना, और जर्मनी वगैरह हार गए थे। जो जीते उन्होंने यूएन को बनाया, है ना, और यूएन को बनाने के बाद यही इसके परमानेंट मेंबर बन गए। कौन कौन है इसके परमानेंट मेंबर, और रशिया भी था इनकी तरफ, ठीक है। यूके, यूएस और फ्रांस और रशिया ये थे एक तरफ, ठीक है ना। उस टाइम पर रशिया नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ। तो ये 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है, 5 परमानेंट मेंबर हैं आपके यूके, यूएस, है ना, फ्रांस, ठीक है, रशिया, और फिर उसके बाद कुछ सालों बाद उसी के चाइना भी इसका मेंबर बन गया था, ठीक है ना। चाइना को भी बना दिया था इसके मेंबर, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है, जो चाइना है वो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ा नहीं था, लेकिन उसको कुछ साल बाद चाइना भी मेंबर बन गया था। ये पूरी एक अलग स्टोरी है, कभी जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा यूनाइटेड नेशन के ऊपर, तो आपको बताऊंगा कि चाइना का मेंबर कैसे कैसे बना, ठीक है। फिलहाल के लिए आप जान लीजिए 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस मतलब जो आपका अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर फ्रांस, फिर आपका रशिया, फिर चाइना, ठीक है। तो ये इसके 5 परमानेंट मेंबर है ना। तो इनके पास एक ताकत होती है जिसको बोलते हैं विटो पावर। विटो पावर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई किसी चीज पे वोटिंग होनी है कि ये पास होना है कि नहीं होना, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर होनी है। जैसे यहाँ पे वोटिंग होनी थी कि अब्दुल रहमान जो है इनको आतंकवादी घोषित किया जाए, ग्लोबल आतंकवादी, या ना किया जाए, पूरे विश्व का आतंकवादी घोषित किया जाए कि ना किया जाए। तो जो है ये 15 कंट्री जो है वोट करेंगी, ठीक है, जो परमानेंट कंट्री है, नॉन परमानेंट कंट्री है। तो नॉन परमानेंट कंट्री के पास तो विटो पावर होती नहीं है, ठीक है। जो ये होते हैं परमानेंट कंट्री, इनके पास एक ताकत होती है जिसको विटो पावर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो 14 की 14, मान लो सब कंट्री ने हाँ कर दी, ठीक है, जो 15 में से 15 ने हाँ कर दी तो पास हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो जितनी मेजोरिटी चाहिए उस हिसाब से नहीं करी तो ना हो जाएगा। ये होता है नॉर्मल टर्म में, तो ये होगा। लेकिन जो विटो पावर है वो क्या करती है कि मान लो 15 में से मान लो 14 कंट्रीज ने, यहां लिख देता हूं, 15 में से मान लो 14 कंट्री ने हाँ कर दिया और एक कंट्री बच रहा है ना। जैसे इस वाले केस में जो ये अब्दुल रहमान है, जब इनको आतंकवादी घोषित करना था तो 14 कंट्री जो है बाकी, है ना, उन्होंने तो हाँ कर दिया, लेकिन एक अकेला चाइना जो था ये मना करता जा रहा था, है ना। अब विटो पावर में क्या होता है कि जिन 5 कंट्रीज के पास विटो पावर है ना, उनमें से अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो वहीं की वही पूरा रद्द हो जाएगा, जो भी वोटिंग हुई है। फिर उसमें बात नहीं होगी कि आप तो अकेली कंट्री कर रहे हो या एक कंट्री की नहीं मानी जाएगी, नहीं। विटो पावर का मतलब क्या है कि अगर एक अकेली कंट्री ने कर दिया ना कि नहीं नहीं मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, तो वो वही की वही खत्म हो जाएगा, वो वही, फिर आगे उस पर बात ही नहीं होगी, ठीक है, उस टाइम के लिए बात नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे 6 महीने पहले हुआ था जब इंडिया और यूएस ने बहुत कोशिश करी कि जो अब्दुल रहमान है इसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, लेकिन चाइना ने उसको रोक लिया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो है चाइना उसको रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया, क्योंकि इंडिया ने पिछले 6 महीने पहले जब इसने रोका था चाइना ने, उसके बाद इंडिया लगातार चाइना के ऊपर प्रेशर बना रहा है। इंडिया कैसे, जहां भी जा रहा है, कोई भी मीटिंग हो रही है, इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, जैसे इंडिया में अभी एक मीटिंग हुई थी
वो नो मनी फॉर टेररिज्म करके मीटिंग हुई थी इंडिया में अभी। तो ऐसी जितनी भी मीटिंग में इंडिया गया है ना, उन सब में जाके इंडिया ने बोला, चाइना का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर बार बोला इंडिया ने, कहीं भी गया किसी भी देश में कोई भी मीटिंग में कहीं भी अब गया है ना, उसने हर बार बोला है कि देखिए जो इंटरनेशनल टेररिस्ट होते हैं, ग्लोबल टेररिस्ट होते हैं, उनको बचा के आपको क्या लग रहा है आप सही रहोगे? ठीक है, कुछ दिन बाद आपको भी परेशान करने लगेंगे, अभी हमको कर रहे हैं। ऐसे करके नई नई बातें, कोई ना कोई बातें करके इंडिया ने पूरा प्रेशर बनाया चाइना के ऊपर, और इस प्रेशर की वजह से चाइना जो है वो इस बार उसने मना नहीं किया, उसने कह दिया चलो ठीक है, ये आतंकवादी इसको घोषित कर देता है। पिछली बार जब 6 महीने पहले चाइना ने क्या कह के मना कर दिया, ये 14 कंट्री ने तो हाँ कह दिया कि हाँ ये टेररिस्ट है, ग्लोबल टेररिस्ट है, लेकिन इसने क्या कह दिया, चाइना ने ये कह दिया कि अभी जो है, जो एविडेंस है, जो भी सबूत है, वो अभी पूरे नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसका जो सबूत है कि इससे आतंकवादी है कि नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा आतंकवादी है, ऐसा कह दिया चाइना ने, है ना, विटो पावर यूज कर ली, इसकी वजह से बच गया, है ना। ऐसा चाइना ने क्यों किया? क्योंकि चाइना आपका पाकिस्तान का दोस्त है ना। अब किसी कंट्री से कोई टेररिस्ट है ना, किसी कंट्री में कोई टेररिस्ट है, जैसे पाकिस्तान में टेररिस्ट है ये अब्दुल रहीम, है ना, ये अब्दुल रहमान, है ना, ये वहां पे तो अच्छे से रह रहा है, खूब घूम रहा फिर रहा है, कोई इससे कुछ नहीं कह रहा। अब ऐसा टेररिस्ट कोई किसी कंट्री में घूमे और उसको दुनिया जो है टेररिस्ट घोषित कर दे, तो कंट्री की बदनामी होती है ना, होगी ना बदनामी कंट्री की। तो पाकिस्तान की बदनामी हो, इसलिए पाकिस्तान चाइना ना हो, इसलिए चाइना जो पाकिस्तान जो चाइना से बात कर रहा था, और चाइना ने इसको रोक दिया, है ना। अब इसमें जो है थोड़ा सा लेट हो गई, लेट हो गई थोड़ी सी चीज। क्या चीज लेट हो गई? कि जो अभी कुछ दिन पहले 2022 के एंड में पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर आ गया। एफएटीएफ बताया था ना मैंने आपको, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ के बारे में मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा रखा है, जो मेरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस आती है ना, उसमें एफएटीएफ की वीडियो अभी एक दो वीडियो पहले ही बनाई है मैंने, ठीक है। लास्ट की 2-3 वीडियो में ही आपके एफएटीएफ की वीडियो है, जाके देखिए, आप पूरा एफएटीएफ के बारे में समझ पाओगे। इस वीडियो के बाद जाके आप एफएटीएफ में देखिएगा, मैंने आपको सारा कुछ बताया, एफएटीएफ क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसकी 2 लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, है ना, सारा कुछ बताया मैंने। फिर उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया था। तो पाकिस्तान जो है उसकी ग्रे लिस्ट से अभी बाहर हुआ है, 2022 के एंड में ही, नवंबर दिसंबर में इससे बाहर हुआ है, ठीक है। अगर ये आतंकवादी जो है 6 महीने पहले घोषित हो जाता, तो इससे बाहर ना निकल पाता वो पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट से, ठीक है। एफएटीएफ का यही काम होता है कि कोई टेररिस्ट को फंड पैसे वैसे तो नहीं दे रहा, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा, ऐसे करके इसका काम होता है, ठीक है। जाके देखेंगे वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है उस टाइम पे निकल नहीं पाया, ठीक है, इसकी वजह से एफएटीएफ की लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकल गया, है ना। अब इसको भले घोषित कर दिया, लेकिन अभी तो कुछ दिनों के लिए तो पाकिस्तान जाएगा नहीं, जब तक एफएटीएफ की अगली मीटिंग ना हो। फिर अगली मीटिंग में भी बात होगी, है ना, बात होने के बाद फिर उससे अगली मीटिंग में सब सबूत पेश किए जाएंगे, ऐसे ऐसे करके अभी तो टाइम लगेगा, अगर पाकिस्तान दोबारा भी इस लिस्ट में जाएगा। वैसे पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, आता जाता रहता है, हर एक साल में अंदर चला जाता है, फिर कुछ साल वहां रुकता है, 3-4 साल। इस बार जो है थोड़ा ज्यादा रुक गया, तो जो लास्ट टाइम गया था, जो अब निकला दिसंबर में, 2 नवंबर दिसंबर 2022 में निकला है, उस टाइम थोड़ा, उससे पहले जब गया था तो थोड़ा 6-7 साल हो गए थे, 8 साल शायद हो गए थे, रुका हुआ था लगातार। लेकिन वरना तो पाकिस्तान का काम है, उसमें जाता है, 2-3 साल वहां रुक के आ जाता है, 1 साल के लिए बाहर, फिर वहीं उसमें चला जाता है एफएटीएफ में, ठीक है। तो इससे जो है पाकिस्तान बाहर निकल गया, है ना। तो इस चीज में थोड़ा लेट हो गया, है ना, इस चीज में इंडिया थोड़ा लेट हो गया। अगर ये पिछली बार घोषित हो जाता तो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो चाइना ने बढ़िया गेम खेला, उस टाइम पे रोक लिया, मतलब उस टाइम पे यूएन को रोक लिया कि इसको जो है ग्लोबल टेररिस्ट घोषित ना किया जाए। फिर पाकिस्तान जब एफएटीएफ से बाहर आ गया, तो इस बार वो घोषित हो गया, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बतानी है मुझे, इस टाइम पे पाकिस्तान में जो टोटल यूएन के द्वारा टेररिस्ट घोषित कर दिए गए ना, दुनिया के टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट, विश्व टेररिस्ट, विश्व आतंकवादी, टोटल 135 जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। 135 टोटल, तो समझ रहे हो आप कितने आतंकवादी हैं, ठीक है। इंडिया ऐसे ही नहीं कहता कि जो हब है उसकी आतंकवादियों की वो पाकिस्तान है, एपीसेंटर जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवादी रहते हैं। अब कोई कंट्री नहीं बता सकते, भले कोई कंट्री हो, जो मान लीजिए ब्लैक लिस्ट में भी कंट्री आती है, जैसे आपकी नॉर्थ कोरिया आती है ब्लैक लिस्ट में, पर नॉर्थ कोरिया इसलिए थोड़ी आती है ब्लैक लिस्ट में क्योंकि उसके पास आतंकवादी है, वो तो इसलिए आती है क्योंकि उसके यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है वो अपनी सुनती है, उनकी नहीं, वो अपनी चलाती है, उनकी नहीं सुनती है, इस वजह से है वो ब्लैक लिस्ट में। वहां पर कोई आतंकवादी थोड़ी है, समझ रहे हो आप। लेकिन पाकिस्तान में 135 तो ऐसे आतंकवादी हैं जिनको पूरी दुनिया आतंकवादी मान रही है, जिनको यूएन आतंकवादी मान रहा है, और जो और हैं बहुत सारे, उनको तो आप छोड़ ही दो, ठीक है, उनको तो छोड़ ही दो। जो भारत की अगर बात करें, भारत के बाद जो लिस्ट है वो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, भारत के ऊपर तो कितने लोगों ने आक्रमण किया है, अटैक किया है ना, जो आतंकवादी हैं। इंडिया के पास तो बहुत लंबी लिस्ट है, जिनको इंडिया धीरे 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 करके जो है इसकी जो यूएन है इसके द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट जो है विश्व आतंकवादी जो है घोषित करवाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। अभी तो ये समझ लो जो 135 डले हैं ना, अभी तो 25% काम हुआ है इंडिया का, ये समझ लो 25 भी पूरा नहीं हुआ, समझ रहे हो, 25% भी अभी पूरा नहीं, 25% भी अभी हुआ नहीं है,
ठीक है, 100% करना है। अभी तो 25% भी पूरा नहीं, ये मान के चलो 25 भी पूरा नहीं हुआ है, 20 और 25 के बीच में ही है। ठीक है, जितने आतंकवादी है 135 आतंकवादी घोषित करवाए। ठीक है, तो 135 तो आतंकवादी है पाकिस्तान में, है ना, और 25 जो है ऐसी लोकेशन है पाकिस्तान में, ठीक है, जिनको टेररिस्ट लोकेशन बोलते हैं, आप जहां पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग वगैरह कैंप वगैरह लगते हैं। 25 ऐसी लोकेशन है जो आपके यूएन ने डिक्लेयर करी हुई है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये यूएन ने डिक्लेयर करी है, ये ऐसा नंबर नहीं है जो सच्ची में है। अगर इंडिया की लिस्ट आप उठा लो ना, इंडिया की लिस्ट देख लो जो इंडिया ने सब आइडेंटिफाई कर रखे हैं, तो पता नहीं कितने और मिल जाएंगे अभी। ठीक है, अभी तो ये वो बता रहा हूं मैं आपको 135 और ये 25 जगह जो बता रहा हूं जो यूएन ने बोल रखी है, यूनाइटेड नेशन ने बोल रखी है, जो पूरी दुनिया ने मान रखी है कि हाँ यहाँ पे आतंकवादी, इतने आतंकवादी हैं 135, है ना, और ये 25 जगह जो है यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चलती है। ऐसा पूरी दुनिया ने माना हुआ है। इंडिया के पास तो पूरी लिस्ट है कितने लोग हैं कितने नहीं है, और इंडिया के पास तो जितने इंडिया ने परेशान कर रखे होंगे वही होंगे। ठीक है, और तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी लिस्ट, जिनका नाम इंडिया के पास भी नहीं होगा। समझ रहे हो आप? अब ऐसा तो है नहीं आतंकवादी रोज आपको आके इंट्रोड्यूस करते हैं जी हाँ मैं आतंकवादी हूं, मिलो मुझसे। ठीक है, जो इंडिया आइडेंटिफाई कर पाता है अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है, या इंडिया पे अटैक करें उनके थ्रू, उनको पकड़ के वो कर पाता है आइडेंटिफाई, वो तो कर रखे हैं इंडिया ने। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इंडिया को भी नहीं पता होंगे। ठीक है, तो उनमें 135 तो खाली ऐसे हुए हैं अभी जो जिनको यूएन भी टेररिस्ट, पूरी दुनिया जिनको टेररिस्ट बोल चुकी है। ठीक है, समझ रहे आप? तो मैंने आपको बता दिया अब्दुल रहीम जो है इनको अभी ग्लोबल टेररिस्ट बोला गया है ना। अब्दुल रहीम के बारे में एक चीज और मुझे बतानी थी। अब्दुल रहीम जो है ना, ये उनके ब्रदर इन लॉ है। किसके ब्रदर इन लॉ है अब्दुल रहीम? ब्रदर इन लॉ मतलब जो उनकी बहन है उनके भाई हैं। ठीक है, तो मतलब जो अब्दुल रहीम है ये अब्दुल रहमान जो है ये जीजा जी हैं। किसके जीजा जी हैं? ये जीजा जी हैं आपके हाफिज सईद के। हाफिज सईद है एक आतंकवादी, हाफिज सईद, उसका आपने कई बार जिक्र सुन लिया होगा न्यूज वगैरह में। हाफिज सईद जो है ना, ये कौन है? हाफिज सईद जो है लश्कर ताइबा, LET, लश्कर ताइबा एक पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेड है LET का, लश्कर ताइबा का, कौन है? हाफिज सईद। और हाफिज सईद के जीजा है, हाफिज सईद का जीजा है ये अब्दुल रहमान। ठीक है, और ये भी जो है पूरा टेररिस्ट जो है उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है पूरा। ये जो है आपका हाफिज सईद है, इंडिया ने पकड़ रखा था, फिर इसको छोड़ना पड़ा क्योंकि एक आपकी काठमांडू से, नेपाल से एक फ्लाइट उड़ रही थी, एरोप्लेन उड़ रहा था, उसको हाईजैक कर लिया था इन लोगों ने, तो इस वजह से हाफिज सईद को छोड़ना पड़ा था इंडिया को। ठीक है, ये 2001 के आसपास की बात है। ठीक है, तो ये जो है आपका हाफिज सईद, इसका जीजा है ये अब्दुल रहमान। ठीक है, जो ये हाफिज सईद और अब्दुल रहमान है, जो भारत में 26/11 का अटैक हुआ था ना, जो ये ताज होटल के ऊपर हुआ था, ओबराय होटल, इन सब में जो अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, है ना, हुआ था ना 26 नवंबर को 2008 में, वो जो अटैक किया गया था वो इन्हीं के द्वारा प्लान किया गया था, हाफिज सईद और अब्दुल रहमान के द्वारा, है ना। LET के आतंकवादी थे वो लोग जिन्होंने अटैक किया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, जो पार्लियामेंट के ऊपर हमारा 2001 में अटैक हुआ था, पार्लियामेंट के हमारे ऊपर अटैक हुआ था ना 2001 में, वो भी LET ने करवाया था, लश्कर ताइबा ने करवाया था। ठीक है, तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है, वरना आशा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, तो वैसे आप स्क्रीनशॉट आपने लिया है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको राय दूंगा आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, लेकिन आप नोट जो है अपनी कॉपी पे आप जिस पे भी बना रहे हैं, नोटपैड वगैरह, टैब वगैरह पे नोटपैड में बना रहे हैं, ठीक है, या लैपटॉप वगैरह में, तो बनाएं अपने हाथ से, अपनी लैंग्वेज में उसको लिख के बनाएं। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया, और यहाँ पे जो मैंने समझाया है ना, वो जो मैंने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, जैसे मैंने हाफिज सईद को HS लिख दिया है, तो ये है ना LET लिख दिया है, लश्कर ताइबा को, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि मुझे जो समझ में आ रहा है, और फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, तो वो आपको भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब बाद में आप इसको रिवाइज करोगे ना, स्क्रीनशॉट देख के आप रिवाइज करने लगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, ऐसा क्यों लिखा था। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, ताकि बाद में आप अच्छे से समझ पाए और आपको परेशानी ना हो, है ना, अगर और रिवाइज भी जल्दी से कर पाए। ठीक है, और अगर जब भी परेशानी होती है तो ये वीडियो जो है आपको, ये हमेशा आपको मार्गदर्शन शिक्षक के यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको मिलेगी। आप कभी भी खोल के इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोबारा से, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, फिलहाल अभी कुछ समझ में नहीं आया, तो आप एक वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और अगर जब भी समझ में नहीं आता है आपको, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आप पूछ लीजिए क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको जो शाम की वीडियो होगी हमारी करंट अपडेट्स की, शाम को 8 बजे भी आती है ना, एक सुबह को 8 बजे, शाम को 8 बजे, तो जो शाम को 8 बजे आएगी या तो उसमें, या कल सुबह को जो 8 बजे आएगी उसमें मैं आपको
समझा दूंगा ये सारी चीज, ठीक है। ये जो वीडियो है सुबह को 8 बजे और शाम को 8 बजे, और ये जो आपकी करंट अपडेट्स की वीडियो है, करंट अफेयर्स की, हम पहले लाइव बना रहे थे, लेकिन थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से हमको रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। लेकिन कुछ दिनों में जैसी नेट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी हम इसको दोबारा से लाइव बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप फिर तो सीधे लाइव में ही कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए जब हम आपकी रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे तो आप वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में, है ना, कमेंट बॉक्स में, हम आपको समझा देंगे जो भी परेशानी होगी। ये हमारी सारी वीडियोस के साथ है, जितने भी हमारे यहाँ लेक्चर चल रहे हैं, जैसे मैथ का चल रहा है, हमारे मैथ की क्लासेस चल रही हैं, और रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की क्लास चल रही है, आज के इतिहास की क्लासेस चल रही है, और अभी नई नई क्लासेस आने वाली है। जीएस के कोई भी सब्जेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, खाली इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल रिलेशन में आती है, ठीक है, जो हमारे बाहर के दोस्तों के साथ अंतरराष्ट्रीय रिलेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, खाली उन्हीं के उसमें अभी वीडियो आई है। जीएस में और बहुत सारी वीडियोज आनी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जीएस में आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है हमारे, इन्वायरमेंट वगैरह, इन सबके ऊपर वीडियो आएंगे। भी धीरे धीरे हमने टीचर हायर करने शुरू कर दिए हैं, आप हमको सपोर्ट करिए, हम धीरे धीरे और टीचर हायर कर रहे हैं, और आशा है जितने बेस्ट से बेस्ट टीचर कर सकते हैं उन सब बेस्ट टीचर को हायर कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको और आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि मेन मोटिव क्या है कि आप समझ पाओ, आप जो है पेपर निकाल पाओ, मेन मोटिव ये है। तो इस मोटिव के साथ हम जो है पूरा ये अपना चैनल कर रहे हैं, पूरा स्टार्ट हो चुका है चैनल, बढ़िया चल रहा है। आप भी हमारा सपोर्ट करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नए नए टीचर ला सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, हम अपने दोस्तों को शेयर करिए हमारी वीडियोस को, ठीक है, लाइक करिए हमारी वीडियोस को, क्योंकि लाइक आप करते हैं ना हमारी वीडियोस को, जैसे आपने लाइक किया है ना, तो लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब जो है ज्यादा से ज्यादा इसको ऊपर लेके आता है, पब्लिश करता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो और जो लोग हैं जो इसके हमारे बारे में नहीं जानते होंगे, उनको भी हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियोस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए लाइक भी करिए, है ना, और देखिए वीडियो को, जो कुछ समझ नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको दिखाइए हमारी वीडियोस को, और कोई अपनी फैमिली में तैयारी वगैरह कर रहा है उसको दिखाइए, ठीक है, और है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। करंट अपडेट जो इवनिंग वाली वीडियो आती है शाम को 8 बजे, मिलते हैं शाम को फिर 8 बजे। तो धन्यवाद दोस्तों।